भविष्य में पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है और पूरी दुनिया पर शीत युग में जाने का खतरा मंडराने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिकैप रेवन पर। आज हम बात करेंगे 2004 में आई एडवेंचर मूवी द डे आफ्टर टुमारो की। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है, जहां वैज्ञानिक जैक सबको चेतावनी दे रहा था कि पृथ्वी जल्द ही एक बर्फीली तबाही का सामना करने वाली है, जो सब कुछ बर्फ में बदल देगी। जैक का मानना है कि इसमें अभी कुछ दशक है, लेकिन यदि हमने प्रदूषण को कम नहीं किया तो ये जल्दी भी हो सकता है। सम्मेलन के बाद जैक राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के एक प्रतिनिधि से मिलता है, जिसका नाम टेरी है, और वे दोनों अपने अपने निष्कर्षों के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। जैसे ही वे चर्चा करते हैं, भारी बर्फबारी होती है, जिसका अर्थ है कि क्लाइमेट चेंज पहले ही शुरू हो चुका है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अजीब मौसम की स्थिति देखी गई। जापान में आसमान से आज तक के सबसे बड़े ओले गिरने लगे। स्कॉटलैंड में टेरी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर कंप्यूटरों से पता चला कि समुद्र के कुछ हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में उठ रहे विशाल तूफानों को देखते हैं। वाशिंगटन डीसी में जैक अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट तक छोड़ रहा है। सैम एक प्रतिभाशाली छात्र है जो एक प्रतियोगिता के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। सैम अपने पिता से नाराज है क्योंकि जैक अपने काम के कारण उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता है। इसलिए जैक सैम से वादा करता है कि अब से वो उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा। बाद में सैम अपने दोस्त लॉरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क पहुंचता है। वहां वे पक्षियों के एक बड़े झुंड को पश्चिम की ओर उड़ते हुए देखते हैं, जैसे वे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। टेरी ने स्टेशन से जैक को फोन किया और उसे अपने निष्कर्षों के बारे में बताया। उसका कहना है कि ध्रुवीय आपदा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है और उनके पास इससे बचने का ज्यादा समय नहीं है। फिर कैलिफोर्निया के एक मौसम निगरानी केंद्र में एक टेक्नीशियन को एक आदमी का कॉल आता है, जो बताता है कि एलए में ओलों की बारिश हो रही है। ये सुनकर वो तुरंत अपने बॉस को फोन करता है और कैलिफोर्निया राज्य में बवंडर की चेतावनी जारी करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई विशाल बवंडर शहर को घेर लेते हैं और जो कुछ सामने आता है उसे नष्ट कर देते हैं। इस वजह से वाशिंगटन डीसी में एक बैठक आयोजित की जाती है। उपस्थित लोगों में से एक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विनाशकारी मौसम की घटनाओं के बारे में बताता है। तभी जैक, जो वहां उपस्थित होता है, बताता है कि सब कुछ उत्तरी अटलांटिक धाराओं के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे धाराएं बदल रही हैं, जो मौसम में बदलाव ला रही हैं। उसने ये भी बताया कि ये तो बस शुरुआत है, कुछ दिनों में मौसम और भी खराब हो जाएगा। इसके बाद जैक उपराष्ट्रपति से मिलता है और उन्हें समझाता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। उसने बताया कि इसका एकमात्र समाधान उत्तरी राज्यों को खाली करवाना है, लेकिन उपराष्ट्रपति उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और चले जाते हैं। ब्रिटेन में तेजी से बर्फबारी शुरू हो जाती है, इसलिए क्वीन को वापस लाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर रॉयल पैलेस भेजे जाते हैं। हालांकि अपने रास्ते में वे तूफान के बीच से गुजरते हैं, जिससे उनके उपकरण तुरंत बंद हो जाते हैं और कुछ ही देर में तीनों हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर जाते हैं। एक पायलट दुर्घटना में बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी जमकर मौत हो जाती है। मैनहट्टन में सैम और उसके दोस्त डीसी वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण सभी सेवाएं बंद हो गई हैं। वे तीनों शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तभी कहीं से एक विशाल सुनामी आती है और उस जगह को तबाह करने लगती है। सैम आने वाले खतरे को देखता है और सुरक्षा के लिए नेशनल लाइब्रेरी के हॉल में भागता है। बाद में टेरी ने जैक को फोन किया और उसे यूरोप की ठंडी हवा के बारे में सूचित किया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर नीचे गिर गए थे। इससे जैक चिंतित हो जाता है और थोड़ी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि तूफान अमेरिका की ओर आ रहा है और उनके पास केवल 48 घंटे बचे हैं। सैम लाइब्रेरी में एक टेलीफोन खोजने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल पर जाता है और उसे एक टेलीफोन मिलता है। अपने माता पिता को फोन करने के लिए वो पानी के अंदर जाता है और उन्हें फोन करता है। जैक को ये जानकर खुशी होती है कि सैम सही सलामत है। जैक सैम से कहता है कि उसे घर के अंदर रहकर तूफान के निकलने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो वो तुरंत जमकर मर जाएगा। जैक कहता है कि वो जल्द ही उसे बचाने आएगा। अगले दिन लाइब्रेरी में सभी को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। जब वे खिड़की से देखते हैं तो उन्हें एक जहाज वहां से गुजरते हुए दिखता है। डीसी में एक बैठक हो रही है जिसमें जैक हालात की जानकारी दे रहा है। उसका सुझाव है कि दक्षिणी राज्यों के निवासियों को तुरंत निकाला जाना चाहिए और मेक्सिको ले जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति पूछता है कि उत्तर राज्यों के निवासियों का क्या होगा, जिस पर जैक जवाब देता है कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। यदि वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वे तुरंत ठंड से मर जाएंगे। उनके लिए अच्छा यही होगा कि वे अपने घरों के अंदर रहें और तूफान के निकलने का इंतजार करें।
राष्ट्रपति जैक की सलाह मानते हैं और नेशनल गार्ड को शेष आबादी को दक्षिण की ओर निकालने का आदेश देते हैं। न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी के अंदर से लोगों ने एक समूह को बाहर घूमते हुए देखा। उन्होंने कहा कि वे गर्म राज्यों की ओर जा रहे हैं, इसलिए बाकी लोग भी उनके साथ जाने का निर्णय लेते हैं। सैम उन्हें खतरे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वे उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। जल्द ही लोग लाइब्रेरी छोड़ देते हैं और केवल सैम का समूह और कुछ अन्य लोग वहां रह जाते हैं। जैक अपने सहयोगी फ्रैंक और अच्छे दोस्त जेसन के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा शुरू करता है। लाइब्रेरी में सैम और उसका समूह खाना ढूंढने के लिए पूरी इमारत की जांच करते हैं और उन्हें वेंडिंग मशीन मिलती है। वे चिमनी में जलाने के लिए कुछ किताबें भी इकट्ठा करते हैं। जब जैक और उसका दल बर्फ के बीच से यात्रा कर रहे थे, तब अचानक वे एक सड़क पर अटक गए और उन्हें पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद वे कुछ घंटों तक चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे एक इमारत के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो फ्रैंक शीशा तोड़ देता है और अंदर गिर जाता है। वो रस्सी की वजह से लटक जाता है और वे दो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी कांच चटकने लगता है, इसलिए कोई विकल्प नहीं बचने पर वो अपनी रस्सी काट देता है और खुद का बलिदान दे देता है ताकि उसके दोस्त आगे जा सके। लाइब्रेरी में लॉरा को अचानक बुखार हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तब उन्हें पता चला कि उसके पैर में एक घाव है, जिसके कारण शायद उसे ब्लड पॉइजनिंग हो गई है। समूह में एक महिला थी जो एक डॉक्टर है। वह बताती है कि लॉरा को जीवित रहने के लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए सैम ने पास के जहाज में जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसमें कुछ दवा होगी, और ब्रायन और जेडी ने उसके साथ जाने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति को पता चलता है कि राष्ट्रपति की दुर्घटना हो गई और उनकी मृत्यु हो गई है, और शोधकर्ताओं को पता चला है कि तूफान ने अपना रुख न्यूयॉर्क शहर की ओर मोड़ लिया है। जैक और जेसन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी जेसन थकावट के कारण गिर जाता है, इसलिए जैक को अपने दोस्त को ले जाना पड़ता है। सैम और बाकी लोग लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और जहाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गंध भेड़ियों के एक झुंड द्वारा पकड़ी जाती है जो पास के चिड़ियाघर से भाग आए हैं। सैम, ब्रेन और जेडी जहाज की रसोई में प्रवेश करते हैं और वहां कुछ पेनिसिलिन पाते हैं। वे और सामान ढूंढने के लिए चारों ओर देखते हैं, लेकिन तभी अचानक उन पर भेड़ियों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है। सैम और ब्रायन भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जेडी को गंभीर रूप से काट लिया जाता है। जैसे ही वे तीनों बचने के उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, सैम बाहर देखता है और उसे आसमान साफ होता दिखाई देता है। तब उसे एहसास होता है कि तूफान का केंद्र उनके करीब है और उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो खुद भेड़ियों को रसोई से दूर भगाने के लिए बाहर भागता है। वो भेड़ियों से बाल बाल बचता है और वहां से भागता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन अब जेडी चलने में असमर्थ है, इसलिए सैम और ब्रायन एक स्लेज लाते हैं और अपने दोस्त को लाइब्रेरी में खींचते हैं। जैक जेसन को खींच रहा होता है, तभी उसने देखा कि तूफान का केंद्र तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। बिना समय बर्बाद किए वो बर्फ में किसी भी घर की तलाश शुरू कर देता है। उसे एक खुला वेंट मिल जाता है और वो खुद अंदर जाने से पहले जेसन को अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, ठंडी हवा उस जगह पर हमला कर देती है और जिस भी चीज को छूती है उसे जमा देती है। सैम और उसके दोस्त भी ठीक समय पर लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। फिर वे आग चालू रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जैक भी आग जलाने की कोशिश करता है और एक स्टोव की मदद से ऐसा करने में सफल हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेसन उठता है और देखता है कि पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई है। अब तूफान के गुजर जाने के बाद जैक ने अपने मिशन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई। जेसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर अभी भी खतरा है, लेकिन जैक कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उस रात वे दोनों एक टेंट में सोते हैं और अगली सुबह का इंतजार करते हैं। अंततः हफ्तों के विनाशकारी मौसम के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि तूफान खत्म हो रहा है। उसी वक्त जैक भी टेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान साफ हो गया है, सूरज भी निकल आया है, और कुछ देर चलने के बाद उन दोनों को जमी हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कई जहाज दिखते हैं जो बर्फ में डूब गए हैं। कई दिनों के संघर्ष के बाद वे अंततः मैनहट्टन पहुंच गए हैं। जब वे लाइब्रेरी के स्थान पर पहुंचते हैं तो वे ये देखकर निराश हो जाते हैं कि यह पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई है। उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें बर्फ में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए जैक उसमें से लाइब्रेरी में प्रवेश करता है। फिर वे दोनों सैम की तलाश शुरू करते हैं और सौभाग्य से थोड़ा ढूंढने के बाद सैम मिल जाता है। वे बताते हैं कि आग के कारण वे अभी भी जीवित हैं। इसके बाद मेक्सिको में नए राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि न्यूयॉर्क में अभी भी जिंदा बचे हुए लोग हैं। ये खबर सुनकर वो तुरंत टेलीविजन पर लाइव घोषणा करता है कि वो उत्तरी राज्यों से लोगों को वापस लाने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू कर रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर मैनहट्टन पहुंचते हैं, जहां कई लोग जीवित पाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर जैक और उसके समूह तक भी पहुंचते हैं, जिन्हें अंततः दक्षिण में ले जाया जाता है। इसके साथ ही कहानी का अंत होता है।